नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है शून्यम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि जो आपका कल पेपर होने वाला है 29 तारीख को सामाजिक विज्ञान का, उसको कैसे सॉल्व करना है। आपके क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना है और कौन से क्वेश्चन के लिए कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने वाले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पेपर कैसे आएगा। आपका पेपर आपका 80 नंबर का आएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी टोटल 30। तो इसमें ये आपका पेपर 4 सेगमेंट में आता है। अधिलघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न टाइप 1, लघुत्तरात्मक प्रश्न टाइप 2 और निबंधात्मक प्रश्न। जो अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न है वो आपके 10 आएंगे एक एक नंबर के, और जो लघुत्तरात्मक टाइप फर्स्ट है उसके 9 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, और लघुत्तरात्मक टाइप सेकंड के 7 क्वेश्चन आएंगे जो कि है 4 नंबर के, और निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे 4। इसमें एक आएगा 5 नंबर का, 2 आएंगे 6 नंबर के और एक आएगा 7 नंबर का। इस प्रकार से आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। हमको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको केयरफुली पढ़ना है और वही आंसर देना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप बाद में लिखने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के अपना काम कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने टॉपिक उतारे हैं क्वेश्चन वाइज। आपके क्वेश्चन नंबर 30 जो कि निबंधात्मक है वो आता है 5 नंबर का। इसमें आपके आ सकता है भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र में भारत के सभी राज्य और राजधानियां राज्यों की और प्रमुख महानगर जो भी है उनके मानचित्र में हमको ध्यान रखना है कहाँ पर है, कैसे है। साथ ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका खुद का राजस्थान। राजस्थान के प्रमुख जिले और उनकी राजधानियां ध्यान रखनी है हमको। साथ ही राजस्थान में जिन जिन जिलों के अंदर खनिज संपदा पाई जाती है, ऐसे जिले व क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखना है। और परमाणु संयंत्र कहाँ पर है राजस्थान में, रबटबाटा। साथ ही पाठ 8 की जल परियोजनाएं, महानगर परियोजना और भी जितनी जल परियोजना है उनसे संबंधित उनका स्थान, लोकेशन ध्यान रखनी है हमको। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। ये आपके आता है पाठ 7 यानी कि राज्य सरकार से। ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधानमंडल का निर्वाचन कैसे होता है, सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इसमें जब आपके निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अपने मन से नहीं लिखना, उसमें जो जो चीजें हैं जैसे निर्वाचन है, सदस्यों की संख्या है, योग्यताएं हैं, उनकी शक्तियां हैं, इनको सबको टॉपिक वाइज यानी कि जो आपकी बुक में ब्लैक अंडरलाइन, ब्लैक बोल्ड लाइनों में लिखा हुआ है उन टॉपिक्स को पहले लिख लें और उनको टॉपिक्स को याद करें। जो पॉइंट्स उनको याद करें, उनके ही नंबर मिलेंगे। आप अन्यथा कुछ लिखेंगे उसके नंबर नहीं मिलेंगे। फिर है इसमें आपके अथवा में क्वेश्चन आता है, उसके पहले उसमें इसी के अंदर अथवा के ऊपर पहले में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है वो, इसमें अब की बार आपके इम्पोर्टेंट में है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, राज्यपाल की सर्वविवेकी शक्तियां, राज्यपाल का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यपाल को पदच्युत कैसे कर दिया जा सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ये आने के चांसेस ज्यादा है। इसके अथवा में आप सिर्फ ये पढ़ के भी काम चला सकते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में, इसका गठन कैसे होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी योग्यताएं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कार्य क्षेत्र, उच्चतम न्यायालय के कार्य क्षेत्र एवं शक्तियां। ये 99% चांस है ये आने की। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पर एक बात ध्यान रखें, जैसे ये मैंने लिखे हैं यहाँ पे टॉपिक, तो अगर उच्चतम न्यायालय की पूरी बात पूछी उन्होंने कि उच्चतम न्यायालय का पूरा बताना है आपको, तो आपको ये जैसे टॉपिक लिखे हुए हैं इनके पहले ये हेडिंग्स याद करनी होती है। चाहे ये टॉपिक हो, कोई सा भी टॉपिक हो, पहले ये हेडिंग्स यानी पॉइंट्स याद करने होते हैं जो आपकी बुक में ब्लैक बोल्ड में लिखे होते हैं। इनको याद करेंगे कॉपी में लिख करके, फिर इनके बीच का याद करेंगे। इनको लिखने के ही विशेष नंबर है, अन्यथा आप कुछ भी इनको लिख करके या कुछ भी आंसर लिखते हैं तो उसके नंबर नहीं मिलते। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है 7 नंबर का। यह आपके आता है पार्ट 6 केंद्र सरकार से। इसमें केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है।
तो आपके संसद में 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। जैसे यहाँ विधानमंडल के बारे में था, वैसे ये सिमिलर चैप्टर है। इसमें भी कैसे सदस्यों की संख्या होती है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उनके निर्वाचन, उनकी शक्तियां क्या क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके टॉपिक याद करेंगे, टॉपिक वाइज पॉइंट लिख करके याद करेंगे। साथ ही नेक्स्ट जो है इसमें अथवा में, ये भी क्वेश्चन अथवा में आता है, तो इसके अंदर हम प्रधानमंत्री की केंद्रीय मंत्रिमंडल, उनकी शक्तियां, निर्वाचन, सदस्यता, प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है। फिर है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय। आप इन 2 को कर जाए या इन 3 को कर जाए, जैसे भी आपको सुविधा हो। इसमें भी राष्ट्रपति के अंदर आपको विशेष याद रखना है कि आपको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय की सेम जैसे उच्च न्यायालय की थी कार्य क्षेत्र एवं शक्तियां, वैसे ही इसकी भी कार्य क्षेत्र एवं शक्तियां इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष याद रखें। ठीक है, ऐसे ही आपके 3 क्वेश्चन हो सकते हैं आराम से। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में उतारते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये आगे क्वेश्चन उतार दिया है मैंने। प्रश्न 26 आएगा 4 नंबर का, जो कि आपके पार्ट नंबर 18 से आएगा, उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। इसके अंदर आपके उपभोक्ता का अर्थ पता होना चाहिए आपको, उपभोक्ता के कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य आ चुके हैं तो इस बार अधिकार आने के चांसेस ज्यादा है। उपभोक्ता के शोषण के कारण, उपभोक्ता शोषण होता क्या है, उपभोक्ता शोषण के प्रकार क्या है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अब उपभोक्ता के जो विवाद होते हैं उनके लिए उपभोक्ता संरक्षण नियम क्या बनाया गया है, वो उपभोक्ता के विवाद का निवारण के लिए राजस्थान स्तर पर क्या व्यवस्था है, वो क्वेश्चन। और साथ ही इसमें अब की बार जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है विधिक जागरूकता वाला टॉपिक। सूचना का अधिकार भी पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आ सकते हैं। साथ ही ये चीजें भूले नहीं, इसमें मोस्ट तो यही है कि उपभोक्ता का अधिकार संरक्षण नियम, विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार, इनमें से कुछ भी 2 टॉपिक आप कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। इसके अंदर होता क्या है कि जो आपके पाठ्य पुस्तक के निबंधात्मक क्वेश्चन है और जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन में कोई चार जैसे उपभोक्ता के अधिकार कोई भी 4 लिखने होते हैं। क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ये 4 लाइन या 5 लाइन के से ज्यादा का आंसर नहीं लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 ये आपके आएगा 4 नंबर का। इसमें भी वही 4 लाइनें के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, पार्ट 17 है मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं। इसमें मुद्रा होती क्या है और वित्तीय संस्थाओं के बारे में आएगा। तो मुद्रा से क्या तात्पर्य है, मुद्रा की परिभाषा क्या है, मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, मुद्रा के कोई भी 4 कार्य, मुद्रा की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, 4 भूमिकाएं, 4 बातें इसमें। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, ये मोस्ट टॉपिक है, आपके आ सकता है इस बार। इसका अभिप्राय और वाणिज्यिक बैंक के क्या कार्य है, इसकी क्या भूमिका है। साथ ही ये जो 3 टॉपिक दिए गए हैं, देशी बैंक का स्वयं सहायता समूह, ये भी मोस्ट है, स्वयं सहायता समूह विशेषकर, और ये चिट फंड, इन पे टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। इनके कार्य, इनका अभिप्राय, कोई भी 4 अंक तक की जितना लिखना चाहिए उस हिसाब से पूछा जा सकता है। मुद्रा के संस्थागत व गैर संस्थागत स्रोत, उनकी परिभाषा और उनके बीच का अंतर। वैसे ये आ चुका है पिछले वर्ष में, लेकिन फिर भी ऐसा टॉपिक है जो दोबारा आ सकता है। मुद्रा के संस्थागत व गैर संस्थागत स्रोतों की परिभाषा, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, ये आपके आएगा 4 नंबर का। ये आ रहा है आपके पाठ 5 से 15 से, ये आ रहा है आपके पाठ 15 से, जिसका नाम है भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। अब जब अर्थव्यवस्था का चैप्टर है तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की परिभाषा पता होनी चाहिए। साथ ही इसमें जो बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, उसमें वेरी मोस्ट टॉपिक है ये दोनों चीजें, कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसकी विशेषताएं तथा इसके पक्ष में कोई 4 कथन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था है, इसके पक्ष में 4 कथन कीजिए, कथन बताइए।
तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चीजों को हमको ध्यान रखना है। इसके पक्ष में जो भी बातें कही जाएगी वो इसकी विशेषताएं होंगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है या अविकसित है, दोनों ही पक्षों के अंदर हमको इसकी विशेषताएं और पक्ष में कथन याद रखने हैं। साथ ही आपके वैश्वीकरण, उदारीकरण ऐसे भी टॉपिक है। तो वैश्वीकरण का अर्थ, ये भी टॉपिक स्पेशल है। वैश्वीकरण का अर्थ और विशेषताएं, लाभ, कौशल विकास से क्या तात्पर्य है, यह टॉपिक भी बहुत अच्छा है। और ये स्वदेशी की अवधारणा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल सकते हैं आप। इसके लाभ, इन तीनों ही टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके लाभ, इनकी विशेषताएं। तो इस प्रकार से ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। आपको ध्यान रखना है, आपको अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ही लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना। अपने मन से भी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते फिर देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर आगे बढ़े। तो दोस्तों मैंने ये उतार दिए आगे के क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 23 है 4 नंबर का। ये आएगा आपके पार्ट 5 यानी कि लोकतंत्र से। इसमें आपको लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा ध्यान होनी चाहिए। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, लोकतंत्र के कितने प्रकार है, 3 प्रकार जो भी है, नैतिक, सामाजिक। और लोकतंत्र के गुण व दोष, ये विशेषकर याद रखें, गुण और दोष, ठीक है, मेरिट और डिमेरिट। लोकतंत्र के लिए आवश्यक दशाएं, यानी कि लोकतंत्र सामाजिक दृष्टि, सुरक्षा दृष्टि, इन सब प्रकार से किस प्रकार से उचित है, क्या क्या इसके लिए परिस्थितियां होनी चाहिए, अनुकूल परिस्थितियां, उसको याद रखना है। ये भी एक आपके विशेष क्वेश्चन है, जैसे ये वाला है। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर, ये अब तक आया नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मिला के आपको लोकतंत्र के बारे में काफी सब पता होना चाहिए, लेकिन मोस्ट इसमें ये है गुण व दोष, दशाएं और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर। 4 नंबर का आएगा। इसके लिए आप पाठ्य पुस्तक के लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है जो आपके आएगा 4 नंबर का, पार्ट नंबर 6 से विश्व का इतिहास। इसके अंदर आपके चैप्टर में औद्योगिक क्रांति नाम से एक टॉपिक है। लगभग पूरा चैप्टर इन 3 टॉपिकों पे ही है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ पता होना चाहिए आपको, औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम हुए, क्या क्या इस औद्योगिक क्रांति के आने से क्या क्या आविष्कार हुए, और औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में उदय के क्या कारण थे, ये हमको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही जर्मनी व इटली का एकीकरण किनके कारण हुआ, एकीकरण के कारण क्या थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये हमको याद करना है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थी, कैसे हुआ राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, ये सब हमको पता होना चाहिए। इसमें मोस्ट आप ये लगा सकते हैं, ये काफी अच्छा टॉपिक है, ये आ सकता है आपके लगभग इस बार एग्जाम में। औद्योगिक क्रांति के परिणाम, कारण और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के उदय के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 21 और 20 दोनों ही आपके 4-4 नंबर के आते हैं। कई बार होता क्या है कि कभी 20वां क्वेश्चन पार्ट 1 से आ जाता है, कभी 21वां क्वेश्चन पार्ट 2 से आ जाता है, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। पर अभी हम देखते हैं कि प्रश्न 21 पार्ट 1 से आता है, तो स्वर्णिम भारत इसका नाम है। इसके अंदर आपके ये लगभग पूरा चैप्टर मौर्य कालीन गुप्त साम्राज्य पर है। तो इसमें जो मुख्य टॉपिक है आपको मौर्य वंश पूरा पढ़ना है, विशेषकर इसमें आपको अशोक वाला टॉपिक पढ़ना है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके अतिलघुत्तरात्मक भी आता है, तो अशोक वाले टॉपिक से और इन्हीं टॉपिक से हमेशा पूछा जाता है। इसमें धम्म हो गया, धम्म महामात्र हो गया, अनुसंधान हो गया, अभिलेख हो गया, इस प्रकार की चीजें पूछी जाती है। फिर है मौर्य प्रशासन, गुप्त साम्राज्य। अब ये जो दोनों टॉपिक है इनमें आपको क्या करना है, प्रशासन व्यवस्था कि वहां की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, वहां की कर व्यवस्था, साथ ही उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, ये सब हमको ध्यान रखनी है। वहां की जैसे हम बात करें मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन कैसा था, कैसे कैसे वहां पे सैनिकों को पदों के नाम इत्यादि ध्यान रखना है। अब है प्रश्न नंबर 20, ये आपके 4 नंबर का आएगा। ये आएगा आपके पार्ट 2 से संघर्षकालीन भारत। इसके अंदर आपको राजस्थान में सत्ता के प्रतिरोध और सहयोग में जो जो लोग रहे, यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग जैसे महाराणा प्रताप का टॉपिक विशेष है, और भी कई राजा है उनके बारे में आप देख सकते हैं, राय सिंह, सवाई जय सिंह, लेकिन मोस्ट आपके महाराणा प्रताप और
अकबर वाला टॉपिक है। इसमें महाराणा प्रताप में भी अकबर वाला ज्यादा विशेष है। साथ ही आपको सूर्य साम्राज्य, शेर शाह सूरी ने क्या क्या किया, कैसे शासन व्यवस्था में सुधार किया, उसके साम्राज्य के टाइम पे उसके साम्राज्य में क्या क्या विशेषताएं थी, ये सब हमको ध्यान रखना है। उसके बाद है मोहम्मद तुगलक के बारे में भी आपको ये विशेष टॉपिक मैंने लिखे हैं यहाँ पे, हल्दीघाटी युग, गंगा वैरागी, ये मोस्ट टॉपिक है। बाकी तो इसके लिए आप इस चैप्टर के लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देख सकते हैं, और इसके लिए भी 4 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं उसके लिए आप निबंधात्मक तो देख ही सकते हैं, साथ ही लघुत्तरात्मक प्रश्न भी देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 19 है 2 नंबर का, पार्ट 20 से आएगा स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। इस पार्ट के अंदर आपको स्वच्छता के से क्या अभिप्राय है, WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छता के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बारे में पता होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन, ये इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर है ठोस कचरा प्रबंधन, इसका तात्पर्य क्या है, इसके निस्तारण के जितने भी उपाय उनके बारे में पता होना चाहिए, और इसके लाभ क्या है। आपके क्वेश्चन अभिव्यक्ति का आएगा इससे, तो ऐसे भी आ सकता है, जैसे आप न्यायपालिका के अध्यक्ष हैं तो आप स्वच्छता या ठोस कचरा प्रबंधन के लिए क्या उपाय करेंगे, तो उसमें लिखना यही है, थोड़ा घुमा के आ सकता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनकी स्टार लग रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखना उतना ही है जितना पूछा जाए, इसमें मन से भी लिख सकते हैं आप, ये मन से लिखने वाले क्वेश्चन आ गए हैं आपके। अब है प्रश्न 18, ये आएगा आपके 2 नंबर का, पार्ट 19 से आएगा सड़क सुरक्षा शिक्षा। बुक में काफी कुछ है नहीं, तो इसके लिए आप आपकी डैश वर्क, कोई भी डैश वर्क का यूज कर सकते हैं पासबुक का। सड़क दुर्घटना की रोकथाम के उपाय, सड़क दुर्घटना अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम सड़क दुर्घटना होने से रोकने के लिए। पैदल चलते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो आप मन से भी लिख सकते हैं और डैश वर्क से भी तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न 17 आएगा आपके 2 नंबर का, यह आएगा आपके पार्ट 13 से, परिवहन एवं संचार। इसमें आपको परिवहन और संचार के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो परिवहन का अभिप्राय क्या है, परिवहन कितने प्रकार के हैं, सड़क, रेल, जल, वायु, रेल इत्यादि, इनके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही जल परिवहन सस्ता क्यों है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लान परिवहन, ये सब टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं जो लिखे हैं मैंने, ये ज्यादा मोस्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग क्या है। ये हमारे महाराज मार्ग व्यवस्था, राष्ट्रीय मार्ग है, राज्य मार्ग है, इनके आंकड़े कितने किलोमीटर है, ये सब हमको ध्यान होना चाहिए। साथ ही संचार सेवाएं में आधुनिक संचार सेवाओं के माध्यम क्या है, इंटरनेट, टेलीफोन, इनके लाभ, इंटरनेट होता क्या है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ये सब हमको ध्यान होना चाहिए, ये सब हमको याद करना है इसमें। अब है प्रश्न 16, ये आएगा आपके 2 नंबर का, पार्ट 12 से आएगा, जिसका नाम है मानव संसाधन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको, जैसे चैप्टर का नाम है मानव संसाधन, तो हमको पता होना चाहिए मानव संसाधन है क्या। फिर चैप्टर के अंदर जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता दर, ये मोस्ट टॉपिक लिखे हैं। जनसंख्या में आपको जनसंख्या का आकार किस हिसाब से है हमारे राजस्थान में, वितरण किस हिसाब से है, कुछ जगह असमान वितरण है, तो उस असमान वितरण का कारण क्या है, ये मोस्ट है थोड़ा। और फिर है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, समस्या, जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है तो इसके क्या क्या परिणाम है, ये भी हमको याद रखना है, ये आ सकता है। साक्षरता दर कितनी है, आंकड़े क्या है, राजस्थान में क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है साक्षरता दर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा, ये हमारे को याद करना है। लिंगानुपात क्या होता है, इनकी परिभाषाएं आ सकती है। राजस्थान की जनसंख्या नीति क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिन जिन के स्टार लग रहे हैं वो 99% आ सकते हैं, याद रखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 आपके 2 नंबर का आएगा, लघुत्तरात्मक टाइप फर्स्ट में, पार्ट 11 से आएगा, विनिर्माण उद्योग। राजस्थान में जितने भी उद्योग चल रहे हैं उनमें से आएगा प्रश्न। इसमें मोस्ट जो है लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है, क्या होता है, कौन कौन से जिले में है, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट का उद्योग, सीमेंट उद्योग, औद्योगिक प्रदूषण,
अब ये जो उद्योगों के द्वारा जो औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है, इसके बारे में विशेष हमको लिखने के लिए आ सकता है, पूछा जा सकता है। साथ ही इसमें ये जो मोस्ट टॉपिक है विशेष, वो है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। ये पार्ट के बिल्कुल एंड में है आपके चैप्टर के। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, बहुत सारे अलग अलग उद्योग है। ये विशेष आपको पढ़ना चाहिए, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। अब है पार्ट प्रश्न 14, ये आपके 2 नंबर का आएगा। पार्ट 10 से आ रहा है द खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। हो सकता है कि कोई प्रश्न आगे पीछे आ जाए चैप्टर के अकॉर्डिंग, कोई 13वां क्वेश्चन 10वें चैप्टर से आ जाए, 14वां क्वेश्चन 9वें से आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो घबराएं नहीं, आपको चैप्टर वाइज क्या क्या मटेरियल याद करना है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ये तो तय है, तो वो याद रखना है। प्रश्न 14 आएगा आपके 2 नंबर का, पार्ट 10 से खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसमें आपको खनिज क्या होता है, इसकी परिभाषा, धात्विक और अधात्विक खनिजों की परिभाषा, उनका अंतर विशेषता है, याद करना है आपको। साथ ही आपको कोयला, तांबा, इनके बारे में विशेष याद करना है। टिप्पणी, राजस्थान को अजायब घर, खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। साथ ही आपको भंडार क्षेत्र, राजस्थान में खनिज, कौन कौन सा खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपको ये याद रखना है। इन क्षेत्रों के नाम पूछे जा सकते हैं, इस पर टिप्पणी ली जा सकती है। तो इसमें विशेष है आपके इम्पोर्टेंट तांबा, कोयला और पेट्रोलियम। साथ ही जैसे कोयला कितने प्रकार का होता है, तांबा कौन से क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, ये सब आपके पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 आपके आएगा 2 नंबर का, ये आएगा आपके चैप्टर भारतीय कृषि से। भारतीय कृषि का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया, ऋतु और उपयोग के। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऋतु के आधार पर 3 खरीफ, रबी जो भी है वो, उपयोग के आधार पर कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सी कृषि में बांटा गया है। साथ ही इसमें इंटरनल टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट, कि औद्योगिक या व्यावसायिक फसलें कौन सी है और कृषि उसको क्या बोलते हैं, इसकी परिभाषा, इसके बारे में। साथ ही आपको स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि की परिभाषा, इसके ऊपर टिप्पणी पूछी जा सकती है 2 नंबर में। फसलों के लिए ये इम्पोर्टेंट लगा लेना आप, ये पूछा जा सकता है कि फसलों के लिए तापमान एवं वर्षा संबंधी आवश्यक दशाएं, यानी कि कौन कौन सा क्लाइमेट सूटेबल होता है आपकी क्रॉप्स के लिए, वो पूछा जा सकता है। इसमें जो मेन क्रॉप्स मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट है इस साल आ सकती है कि गन्ना, कपास, गेहूं और चावल, इन चारों के लिए तो आपको पढ़नी ही चाहिए, ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 2 नंबर का, ये आएगा आपके जल संसाधन से। जल संसाधन होता क्या है, जल स्वावलंबन, जल संरक्षण, इस पे पूछा जाएगा इस चैप्टर में से क्वेश्चन। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चल रही जल संरक्षण के लिए जो भी जल परियोजनाएं, उनमें से किसी भी परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है। माई बजाज हो गई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गई, तो इसमें हमको फोकस उस पर करना है जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये इम्पोर्टेंट में पूछी जा सकती है आपके। राज्य सरकार में जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ पहले की है और नई जो है उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे खड़ीन हो गई, टाँका हो गया, बावड़ी हो गई इत्यादि, ये सब आपके पूछा जा सकता है। साथ ही जो भी परियोजना राज्य सरकार द्वारा छोटी छोटी परियोजनाएं जो भी चल रही है, जाखम बांध हो गया, इस प्रकार की, वो भी हमको याद करनी होगी। साथ में आप पाठ्य पुस्तक के पीछे के क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। प्रश्न 11 में 2 नंबर का आएगा आपके, पार्ट 7 से आएगा राज्य सरकार। मैंने आपको अभी ये इसी चैप्टर से निबंधात्मक भी आने वाला है, मैंने बताया था आपको, जो कि 6 नंबर का आएगा। इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इन तीनों टॉपिक में से भी आप कुछ भी जो भी आप निबंधात्मक के लिए तैयार करेंगे, उसके बीच में से पूछा जाएगा कि अगर आप राज्यपाल हो तो आपकी 2 स्वविवेक की शक्ति बताओ, उच्चतम न्यायालय में अपीलीय क्षेत्र अधिकार बता दो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की कोई 2 योग्यता बता दो। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट रेड मार्क कर रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अपन 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6, 5 और 7 नंबर के क्वेश्चन के बारे में देख चुके हैं। अब बचे हैं आपके 1 से 10 तक के अधिलभ्रात्मक प्रश्न, जो कि 1-1 नंबर के आएंगे। मैं आपको बताऊंगी कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन आएगा, आपके आ सकता है अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य। ये टॉपिक मैंने इनके बीच में से क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर के पीछे के भी देख सकते हैं।
डैश वर्ग में से भी याद कर सकते हैं। इसमें दम महामात्य क्या होता है, अनुसंधान, अभिलेख, इस प्रकार की परिभाषाएं पूछी जाती है। ठीक है, पार्ट 2 से संघर्षकालीन भारत से आएगा, इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, पानीपत की लड़ाई कब हुई, दीवाने आरिज क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको लगभग बीच में से सब याद करना है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, पाठ्य पुस्तक के पीछे के डैश वर्ग के ऐसे क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। कुछ मुख्य टॉपिक है जैसे अकबर हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। लोकतंत्र, इसमें वही जो लोकतंत्र का आपने लघुत्तरात्मक प्रश्न की तैयारी की थी, उसी में से आपको कुछ भी आ सकता है। लोकतंत्र का तात्पर्य क्या है, लोकतंत्र किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोकतंत्र के 3 प्रकार बताओ, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर है क्वेश्चन है पार्ट 13 से आएगा, परिवहन एवं संचार, 1 नंबर का। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चैप्टर के पीछे से, चैप्टर के बीच में से कोई भी राष्ट्रमार्ग की लंबाई हो गई, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है इत्यादि। इंटरनेट का कोई 2 लाभ बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं पार्ट 16, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये 3 नंबर का हो गया एक तरह से। तो इस चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन आंसर। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ, अर्थव्यवस्था क्या हो गई, चुनौतियाँ क्या है, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन आएंगे जो आप डैश वर्ग या बुक के पीछे से भी याद कर सकते हैं। साथ ही एक विशेष ध्यान रखें, जो आपके चैप्टर के पीछे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं और जो हम नॉर्मल छोड़ देते हैं, यानी कि न्यू टाइप क्वेश्चन ABCD वाले, वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन या उस न्यू टाइप में से बन के आ जाते हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक तो चैप्टर के पीछे के महत्वपूर्ण बिंदु और जो बहुचयनात्मक क्वेश्चन आते हैं आपके चैप्टर के पीछे, इनको तैयार करना है खास इनके लिए, अतिलोकात्मक प्रश्नों के लिए। और चैप्टर के पीछे जो अतिलोकात्मक आते हैं उनको तो करना ही है। तो पार्ट 16 में से 3 नंबर का आएगा। इसी प्रकार पार्ट 14 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 3 क्वेश्चन के आएंगे। एक तरह से ये पार्ट 3 नंबर का ही हो गया। आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन, तो आर्थिक अवधारणा क्या होती है, आर्थिक नियोजन से आप क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 2 चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये सब आपको तैयार करना है। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। ठीक है, इसमें से जैसे ये चैप्टर है लोकतंत्र हो गया, ये हो गया, इसके बारे में हम तैयारी वैसे भी करेंगे लघुत्तरात्मक से, तो उसमें से भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपका पेपर इस प्रकार से आएगा। तो दोस्तों, हम जान चुके हैं कि 1 से 30 तक के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए बिना समय गंवाए। कल ही आपका एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। साथ ही एक बात विशेष ध्यान रखें, आपको जो भी निबंधात्मक प्रश्न याद करने हैं उनको पॉइंट वाइज याद करें और पॉइंट वाइज ही लिखें। अपने मन से लंबा कुछ भी मनगढ़ंत ना लिखें। ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट, इसी शुभकामना के साथ कि आपका पेपर अच्छा जाए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों का, आपके दोस्तों का लाभ हो सके, फ़ायदा हो सके। ठीक है, धन्यवाद।